नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली पर विस्तार से चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात करेंगे कि मैकियावेली पर क्या सवाल पूछे जाते हैं। विशेष रूप से अगर हम साक्षात्कार की बात करें तो क्या सवाल पूछे जाते हैं, और मैकियावेली को अगर अध्ययन करना है तब भी आपको इन दो सवालों के इर्द गिर्द ही अध्ययन करना चाहिए। पहला सवाल है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या चिंतन का पिता क्यों कहा जाता है, और दूसरा प्रश्न है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आज हम देखते हैं पहले प्रश्न की क्या व्याख्या हो सकती है, उसका उत्तर क्या हो सकता है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पिता क्यों कहा जाता है, इसका जवाब देने के लिए फिर मैंने बताया कि जो विद्यार्थी हैं वो तुरंत मैकियावेली के विचार बताने लगते हैं। देखिए, सवाल ये है कि उसको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या चिंतन का पिता क्यों कहा जाता है। तो आपको पहले ये बताना चाहिए कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन या सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, किसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहा जाता है, या आधुनिक राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं हैं, और फिर ये बताइए कि वो विशेषताएं सबसे पहले पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा में मैकियावेली के पुस्तक में पाई जाती है। तब ये सवाल का जवाब सही प्रकार से दिया जा सकेगा। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या चिंतन की क्या विशेषताएं हैं जिससे कोई चिंतन आधुनिक बनता है। वो चिंतन चाहे उस समय का हो चाहे आज का हो। अगर हम उसे आधुनिक चिंतन कहते हैं तो वो चिंतन उस समय का भी हो सकता है, 19वीं शताब्दी का भी हो सकता है, 21वीं शताब्दी का भी हो सकता है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि ये ऐतिहासिक है, यानी मैकियावेली से आरंभ होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या चिंतन। लेकिन जो विशेषताएं हमारे पास आती है उसकी, उन विशेषताओं को हम कहीं पे भी लागू कर सकते हैं। विशेषताएं जो होती है, जब वो प्रघटना एक कॉन्सेप्ट में परिवर्तित हो जाती है तो कॉन्सेप्ट को हम कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। और इसका अर्थ यह है कि उस कॉन्सेप्ट की जो विशेषताएं हैं, यानी जिसे आधुनिक चिंतन कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन, वो विशेषताएं अगर आज 21वीं शताब्दी में किसी विचारक में नहीं है तो हम उसको आधुनिक राजनीतिक चिंतन नहीं कहेंगे, चाहे इतिहास की दृष्टि से वो आधुनिक में आता हो। तो इतिहास की दृष्टि से तो मैकियावेली के बाद में सभी चिंतक आधुनिक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से चिंतक हैं जो आधुनिक नहीं है, और वो इसलिए आधुनिक नहीं है क्योंकि वो आधुनिक चिंतन की विशेषताओं को अपने में समावेश नहीं करते हैं। वो आधुनिक चिंतन की विशेषताओं को नकारते हैं। जैसे आज हम उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं, तो जब उत्तर आधुनिकता की बात करेंगे तो उनको हम आधुनिक कैसे कहेंगे। तो इसका क्या अर्थ ये कि आधुनिक खत्म हो गया है उत्तर आधुनिक आने के बाद? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आज आधुनिक दृष्टिकोण जो है, या आधुनिक चिंतन या आधुनिक सिद्धांत आज भी है, और उत्तर आधुनिक भी आज है। दोनों परंपराएं समान रूप से चल रही है, और रूढ़िवादी परंपरा तो है ही, वो चल ही रही है। कुछ मार्क्सवादी परंपरा भी है थोड़ी बहुत। तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखिए कि एक तो इतिहास में आधुनिक राजनीतिक चिंतन कब आता है, और उसके बाद के इतिहास को जब आता है, उसके बाद के सारे इतिहास को हम कहते हैं कि आधुनिक समय का इतिहास है। लेकिन उस आधुनिक समय में सभी विचारक आधुनिक विचारों को सही मानते हो या उसको स्वीकार करते हो, यह आवश्यक नहीं है। तो मैकियावेली को जब कहा गया कि वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पिता है या चिंतन का पिता है, तो उसका अर्थ यह था कि वो पहला ऐसा राजनीतिक चिंतक है जो, जिसे कह सकते हैं, जो सेलिब्रेटेड चिंतक है, जिसके बारे में लोग जानते हैं। उसने अपने विचारों में पहली बार ये एक झलक दिखाई कि अब राजनीति के चिंतन किस प्रकार से होगा। आधुनिकता की झलक सबसे पहले मैकियावेली के चिंतन में नजर आती है। उसके बाद में उस झलक को धीरे धीरे सुदृढ़ हुआ वो, जब हम कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट आया। तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो 18वीं शताब्दी में हम बात करते हैं एनलाइटनमेंट की, तो 18वीं शताब्दी पूरी इस ज्ञानोदय युग से का प्राइम माना जाता है। तो उस समय जितने भी चिंतक हुए वो लगभग सभी आधुनिक चिंतक जो थे वो आधुनिकता को
के दृष्टिकोण को स्वीकार किए हुए थे। 19वीं शताब्दी में आकर उसका विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि आधुनिक विचार बहुत प्रभावी हो गए तो नेचुरली है कि रिएक्शन होगा। तो कुछ लोग जैसे शोपेनहावर है, जैसे नीत्शे है, ये लोग आधुनिक विचारों के विरुद्ध होने लगे। लेकिन फिर भी आधुनिक विचार मूल विचारधारा का पार्ट रहे, या मेन स्ट्रीम थॉट जिसे कहा जाता है उसमें थे, मूल धारा में थे। तो वो कौन से तत्व हैं जो किसी चिंतन को आधुनिक बनाते हैं? आधुनिक, अगर राजनीति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो कौन से चिंतन, कौन से सिद्धांत हैं, या कौन सी धाराएं हैं, या कौन सी विशेषताएं हैं जो राजनीति के चिंतन को आधुनिक बनाती है। तो वो हमें 3-4 पॉइंट्स हमें पता हो, फिर हम कहें कि मैकियावेली में ये सबसे पहले नजर आया था, इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता कहा जाता है। तो कौन से हैं? सबसे पहला है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति को अलग माना जाता है, यानी धर्मनिरपेक्ष राजनीति आधुनिक राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता है। अब जब हम देखते हैं तो ये सबसे पहले मैकियावेली ने पुरजोर तरीके से इसको स्थापित करने का प्रयास किया। उसकी पुस्तक द प्रिंस में उसने बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा है, और इसकी व्याख्या करते हुए ही वह कहता है कि धर्म और नैतिकता अलग अलग है। धार्मिक नैतिकता ही सभी प्रकार की नैतिकता हो, ये आवश्यक नहीं है, और हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन हर क्षेत्र में नैतिकता अलग प्रकार की हो सकती है। जो धार्मिक हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हम कहें कि धार्मिक नैतिकता का अर्थ है कि जो नैतिकता धर्म के ग्रंथों में बताई गई है, जैसे हर धर्म के ग्रंथ में कहा गया है कि सच बोलो। अब सच बोलना एक नैतिकता है सामान्य जीवन में, लेकिन वो राजनीति में भी नैतिकता हो जरूरी नहीं है, उसका मापदंड अलग है। राजनीति में मापदंड अलग है नैतिकता का। वहाँ सच बोलना नैतिकता है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो पहली विशेषता आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मानी जाती है कि वह धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत होता है, जिसमें राजनीति को धर्म से अलग माना जाता है, जिसमें राज्य को चर्च या धार्मिक संस्थाओं से अलग माना जाता है, और जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के कार्यकाल में, कार्यविधियों में धार्मिक संस्थाओं का दखल नहीं होता है। ये पहली विशेषता है, ठीक है। दूसरी विशेषता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में सामान्यतः यथार्थ की राजनीति का अध्ययन किया जाता है, न कि आदर्शात्मक राजनीति का। जितने भी विचारक हुए हैं बाद में, अधिकतर, मैं हमेशा शब्द काम में लेता हूँ अधिकतर, क्योंकि सब तो सब होते नहीं है किसी भी विषय समय में। तो अधिकतर जो विचारक हैं उन्होंने राजनीति, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को देते समय ध्यान रखा है कि वह यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करें। और ये भी सबसे पहली बार किसने किया? मैकियावेली ने किया। उसने बताया कि इटली का जो राज्य है, राजा को जो सलाह दी उसने प्रिंस के माध्यम से, वो यही थी कि इटली में राज्य शासन कैसे किया जाए, कैसे चलाया जाए। उसने कोई आदर्श राज्य बनाने की बात नहीं की। उसने कहा कि राज्य जो आप चला रहे हो उसमें लोग इस प्रकार के हैं, इन पर नियंत्रण रखने के लिए आपको ऐसा शासन इस तरह से चलाना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एडवाइस थी, व्यवहारिक। तो यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करना आधुनिक राजनीतिक चिंतन की विशेषता है। और यही बाद में जाकर हम देखते हैं जब व्यवहारवाद आता है, जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण जिसका हिस्सा माना जाता है। उस व्यवहारवाद का अर्थ ही है कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए, न कि सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए, न कि आदर्शात्मक राजनीति बनाने की बात की जाए। राजनीतिक व्यवहार क्या है? संस्थाओं का, व्यक्तियों का, समूहों का यथार्थ में राजनीति में कैसे व्यवहार वो करते हैं। और इसके लिए नए नए उदाहरणें सामने आई, नए नए दृष्टिकोण सामने आए, नए नए परिणाम सामने आए। तो ये दूसरी विशेषता आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की क्या है कि यथार्थ का अध्ययन किया जाता है। अब तीसरी विशेषता इसी की कि यथार्थ का जब अध्ययन करते हैं तो हम किसका अध्ययन करते हैं? हम ये पाते हैं कि यथार्थ में राजनीति शक्ति प्राप्त करने का संघर्ष है, और कुछ भी नहीं है। राजनीति, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं हम लोग, लेकिन राजनीति में मूल रूप से सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष है, या सत्ता को हम शक्ति कह सकते हैं। सत्ता का मतलब होता है लेजिटिमेट शक्ति, लेजिटिमेट पावर। तो शक्ति अनौपचारिक रूप से आपके पास है, उसको लेजिटिमेट किया जाता है। आज भी देखते हैं प्रजातंत्र में, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास धन बल है, वो उसको लेजिटिमेट करने के लिए राजनीति में आ जाता है।
तो उसकी उसकी जो सारी शक्ति है वो लेजिटिमेट हो जाती है, अथॉरिटी बन जाती है वो। तो तीसरी विशेषता आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की वो है कि सामान्यतः शक्ति का अध्ययन करना ही राजनीति का अध्ययन करना है। और इसको लास्टवेल ने बहुत अच्छे प्रकार से अपने पुस्तक का जो उसने टाइटल दिया था वो इसी प्रकार का था कि पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। हु गेट्स व्हाट, व्हाट मीन्स पावर, शक्ति कौन प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है और कितनी प्राप्त करता है और कौन लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये अध्ययन करना ही राजनीतिक अध्ययन करना है। तो ये जो मैकियावेली ने शुरुआत जिसकी की वो यहाँ पर आकर पीक पर आ जाता है जब हेरोल्ड लास्टवेल ये बात कहता है 20वीं शताब्दी के बीच में। तो तीसरी बात विशेषता क्या हुई आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कि यहाँ पर शक्ति के अध्ययन को बल दिया जाता है, शक्ति का अध्ययन किया जाता है। चौथी विशेषता यह है कि अध्ययन सारा कैसे किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है आगमनात्मक पद्धति से, इंडक्टिव मेथड। आगमनात्मक पद्धति वही जो विज्ञान की पद्धति होती है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटे स्तर पर और फिर उसके आधार पर सिद्धांत निर्माण करेंगे। तो मैकियावेली ने यही किया। मैकियावेली ने अपने आसपास के लोगों को देखा और उस देखने के आधार पर उसने सिद्धांत निर्माण किया और राजा को सलाह दी कि ऐसे लोग हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए आपको ऐसे शासन चलाना चाहिए। तो इंडक्टिव मेथड काम में आता है, जिसे कहा जाता है आगमनात्मक पद्धति। तो वह भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का एक तरीका है, एक विशेषता है। आगमनात्मक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है, या जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कह सकते हैं, जिसे हम कई बार अनुभविक पद्धति भी कहते हैं कि अनुभव प्राप्त करके सिद्धांत का निर्माण करें, न कि विवेक के आधार पर रेशनलिटी की बात करें सिर्फ, जो कि एंशिएंट टाइम्स में प्लेटो वगैरह बात करते थे। तो ये 3-4 विशेषताएं मैंने आपको बताई जो कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं हैं, जो उस समय सबसे पहले 16वीं शताब्दी में किसने बताई, मैकियावेली ने। उस 16वीं शताब्दी से अब तक जिसे हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करते हैं उसकी ये विशेषताएं होती है। और जिस चिंतक में ये विशेषताएं नहीं हैं उस पर हम संदेह करते हैं कि ये आधुनिक है भी नहीं, ये पैदा तो आधुनिक समय में हुआ है, चिंतन इसने आधुनिक समय में दिया, लेकिन ये पूरा आधुनिक है या नहीं। जैसे उदाहरण महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी कहते हैं धर्म पर आधारित राजनीति होनी चाहिए, धर्म से अलग नहीं हो सकती। हालांकि धर्म से उनका मतलब रिलीजन नहीं था, लेकिन नैतिकता थी। तो नैतिकता उनके अनुसार सार्वभौमिक होती है। ऐसा नहीं है कि राजनीति वाले प्रकार की नैतिकता हो और अर्थशास्त्र वाले प्रकार की नैतिकता हो। उनका मानना है कि नैतिकता के मापदंड सब में समान होते हैं, तो उस नैतिकता का पालन राजनीति में भी करना चाहिए। अब ये बात अगर आप कहते हो तो आपको आधुनिकता के मापदंड पर आप खरे नहीं उतरते, क्योंकि आधुनिकता का मापदंड वो है जो कि मैकियावेली ने स्थापित किया कि धर्म और राजनीति अलग है, नैतिकता राजनीति अलग है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग नैतिकता हो सकती है, एक भी हो सकती है, ऐसा नहीं कहा नहीं होगी, लेकिन अलग भी हो सकती है। गांधी जी मानते थे एक ही होती है, ऐसे बहुत से विचारक हैं आज के समय जो ये मानते हैं, जिन्हें हम नैतिक विचारक कहते हैं, तो वो ये मानते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब उस जो प्रश्न मैंने सबसे पहले रखा उसका उत्तर सामने आता है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन की ये जो विशेषताएं मैंने आपको बताई है, ये विशेषताएं सबसे पहले स्पष्ट रूप से हमें मैकियावेली के चिंतन में नजर आती है, पश्चिम के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। इसलिए वो पहला व्यक्ति है जिसने इन बातों को भांपा कि ये आने वाला समय इस प्रकार का है और उसको इंगित किया अपने चिंतन में। क्लियर? ये है इसका उत्तर सही प्रकार से देना। अगर ऐसा उत्तर आप देते हो तो इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, और आपको समझ में भी आएगा अगर आप पढ़ते हो मैकियावेली को तो। धन्यवाद।